हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस में हम आपको बहुत सारे लेक्चर पढ़ाए हैं जिसमें सब्जेक्टिव अप्रोच है, बट इसमें हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है ना, इस बोर्ड एग्जाम में बोर्ड का कहना है, साफ साफ तौर पे कहना है कि अगर सिचुएशन कोरोना का वर्स्ट रहा यानी ओमिक्रॉन की केसेस ज़्यादा बढ़ गई तो हम ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, वरना आपकी सब्जेक्टिव होगी। तो क्या हमें ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमें दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए, चाहे तुम सब्जेक्टिव ले लो या भैया तुम ऑब्जेक्टिव ले लो, कुछ भी ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो आपको उसी तरीके से बनना पड़ेगा। तो हमने आज इस लेक्चर में हाइट एंड डिस्टेंस की सब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ा दिया है, बट हम उसको कैसे ऑब्जेक्टिव में बहुत शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो ये बड़ा आसान सा है, कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है जिसमें चलो हम आपको बताते हैं। अब इनमें सबसे पहले जो है तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखना गौर से देखना, ध्यान देना कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेटा तुम हमें ये बता कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाली एंगल कितनी होगी। इस एंगल को तुम ज़रा अच्छे से बताओ। तो तुम देखो, तुम कहोगे सर ये तो 90 है, तो अब ये दोनों को मिलकर के 90 होना चाहिए, तो ये हमारी 45 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 45 डिग्री होगी, तभी तो जाकर करके दोनों मिलकर के 90 डिग्री होगा। ये तो आता है ना तुमको। अच्छा, ये तुम समझ गए। तो तुम ये समझे कि जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये हमारे कैसे ट्रायंगल हो गए? तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि दो साइड का इसका इक्वल है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड इक्वल हो गई। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दे दूं तो ट्रायंगल ABC है। तो जो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। ठीक है। अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिनकी जो दोनों साइड है वो हमारा इक्वल है। अच्छा, तुमको ये पता है पहले से कि tan 45 डिग्री कितना होता है? tan 45 डिग्री तुम्हें ये पता है कि 1 होती है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। बेटा कुछ थ्योरी है, इसको तुम समझ लो, तुम्हें ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आ जाएगा। इसीलिए गौर दे करके यहाँ पे देखो, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। tan किसका रेशियो होता है? कौन कौन से साइड का? तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि P/B। परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 1 होगी, सपोज दैट इस 45 का परपेंडिकुलर 1 है, अगर ये 1 यूनिट हुआ, बेटा ये कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ, तो बेस भी 1 यूनिट होगा। तो बेस भी हमारा कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट होगा। तो अब ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? तो तुम्हें पता है, पाइथागोरस लगा दो। तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करोगे, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते के साथ ही तुम्हें हाइपोटेनस पता चल जाएगा। तुम्हें हाइपोटेनस के बारे में पता है कि √p² + b² होता है एग्जैक्टली, यानी कि √, p की वैल्यू कितनी है? अरे p की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट है, तो 1² + 1² होगा, यानी कि √2 आ जाएगा। वही हाइट यानी हाइपोटेनस, हाइट नहीं, हाइपोटेनस कितना आ गया? तो हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ गई। हमें ये पता चला कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल 45 है, यानी एक ही होगा 45, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 45 हो जाएगा। अरे होगा ना। तो जब ये एक एंगल 45 होगा तो ये भी अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, और उसकी जो हाइपोटेनस हो जाएगी वो 2 यूनिट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और इसका दुगुना ये हाइपोटेनस होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे √2 है एग्जैक्टली बेटा, √2 है, तो यहाँ पे √2 यूनिट्स लेना पड़ेगा। 2 यहाँ लिखा मैंने √2 और यहाँ लिख दिया 2, ध्यान दो। तो √2 यूनिट्स होगा, यानी कि ये दोनों तो सेम होंगे, बट ये क्या होंगे? √2 टाइम्स हो जाएंगे। अच्छा, √2 टाइम्स कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कि ये बेटा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे गौर से देखो, 30 सेंटीमीटर है। छोड़ो हटाओ, मैं इसको साइड में ही कर करके बना देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे ये समझो कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये भी 45 होगा, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये 30 सेंटीमीटर है तो तुम्हें ये पता है कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली बोलोगे सर ये भी 30 सेंटीमीटर होगा। एग्जैक्टली, जितना बेस होगा उतना ही आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब रही बात कि ये हाइपोटेनस कितना होगा, तो देखो इसका √2 टाइम्स है। 1 में तुम √2 से मल्टीप्लाई करो, 1 में √2 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ओए यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो कि 1 में √2 से मल्टीप्लाई करने पे √2 आया। इसका मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है
इसमें अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए या इसमें भी √2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये 30 है तो ये कितनी होगी, √2 से मल्टीप्लाई करने पे 30 √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एग्जैक्टली समझ में आ गई बात कि 45 देखते ही तुम ये कहना सर ये जितना होगा उतना ही ये होगा, बट √2 टाइम्स ये होगा। सपोज दैट कि हम यहाँ पे आपको देते हैं और आपको मैं ये कहता हूँ बेटा कि ये हो गया 5 मीटर, तो तुम यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितनी एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ये हो गया 5 मीटर, तो सर ये भी होगा 5 मीटर और ये कितना हो जाएगा, तो 5 √2 मीटर। एग्जैक्टली तुम्हें ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। और वो कौन सी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गई, तो tan 45 डिग्री वाली, कि अगर tan 45 हो, tan 45 से हमने इसको डिराइव किया है, बट 45 डिग्री के लिए तुम्हें चीज़ें समझ में आ चुकी है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब बाकी कहानी है कि सर 30 और 60 का भी बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे 30 और 60 के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के बारे में तुम क्या जानते हो कि 1/√3 होता है। इसका मतलब कि ये tan तो p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस आपकी √3 होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और जिसमें एक एंगल को हम 90 तो लेंगे ही, और यहाँ पे इस वाले एंगल को क्या लेंगे, तो ये हो गया बेटा आपका 30 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है कि अगर ये 30 होगा तो ये 60, या ये 30 होगा तो ये 60 होगा। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने वाले, जो आप 6ठी और 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि आपके जो भी एंगल है ना, उसके सामने की जो साइड है वो डिपेंड करेगी एंगल के कारण वो बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे कि ये देखो 30 डिग्री है, सबसे छोटा एंगल है तो ये साइड सबसे छोटी होगी। 60 डिग्री के सामने वाला जो है उससे बड़ा साइड होगा। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस आ गया। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है ना। क्यों सबसे बड़ा साइड होता है? बिकॉज हाइपोटेनस जो है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, और जैसे ही एंगल आपको बड़ा होते जाएगा उसके सामने वाला साइड उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखने की ये बात है कि 60 के सामने वाला बड़ा साइड होता है और 30 के सामने वाला छोटा साइड होता है। ये बात क्लियर है? ये बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। अब देखो इतनी बात तुम समझ गए, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे 30 के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 1। अच्छा, इसी 30 के लिए बेस की वैल्यू कितनी है? तो √3। तो 30 की बेस ये हो गई, तो बेटा ये √3 हो गई, यानी ये 1 यूनिट होगा तो उसका √3 टाइम्स बेस हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये 1 और 3 है तो फिर पाइथागोरस लगा लो, और पाइथागोरस थ्योरम जब तुम लगाओगे तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर कर लो और √3 का स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे तुम देखो कि रूट अंडर यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो क्या आ जाएगा? √4 आ जाएगा वैल्यू, और √4 का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब क्या पता चला कि ये जो हाइपोटेनस है वो कितना होगा? तो 2 यूनिट होगा। यानी यहाँ 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। आपको ये याद रखना है कि अगर 60 हो या 30 हो, अगर आपका ये 1 है और ये √3 है, तो ये जो हाइपोटेनस होता है ना वो 1 का दुगुना होता है। 1 का दुगुना कहने का मतलब 30 के सामने ही 1 होगा, क्योंकि 30 के सामने ही छोटा वाला साइड होगा, और छोटे वाले का दुगुना, हाइपोटेनस जो है वो किसका दुगुना हो गया? तो छोटे वाले का दुगुना हो गया। तो आपको ये पता चला कि 60 के सामने √3 टाइम्स हो जाएगा, बड़ा वाला साइड है। 30 के सामने छोटा वाला साइड है तो 1 होगा, और जो हाइपोटेनस है छोटे वाले का दुगुना होगा। इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो ये बात यहाँ से समझ में आ सकती है कि सपोज दैट ये आपको ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर है? ये फिगर है आपका, और यहाँ पे बेटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे दे दिया है आपको कि ये है 5 मीटर। तो तुम्हें बताना है कि ये बेस कितना होगा और हाइपोटेनस कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। तो तुम यहाँ पे ध्यान देते हो 30 के सामने छोटा वाला साइड है, तो ये हमारा हमेशा बड़ा वाला साइड होगा। तो बड़ा वाला साइड कैसे आएगा? तो इसका √3 टाइम्स होगा। देखो ना, छोटे वाले में √3 से मल्टीप्लाई करने पे √3 आ जा रहा है, यानी ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 √3 मीटर होगा। क्लियर है कि छोटे वाले का √3 टाइम्स। देखो, बड़ा करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर बड़ा पता हो छोटा बनाने के लिए √3 से इसमें डिवाइड दे देंगे। जैसे 5 √3 में √3 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √3 आ जाएगा। यहाँ पे याद ये रखना है
कि हमें किसी वैल्यू को बड़ा करना है तो √3 से मल्टीप्लाई, किसी वैल्यू को छोटा करना है तो √3 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो आपको हाइपोटेनस मैंने क्या कहा बेटा, हाइपोटेनस कभी भी छोटे वाले का दुगुना होगा। तो यहाँ पे 30 के सामने छोटा वाला साइड है और छोटे वाले का दुगुना कितना हो गया, ये 10 मीटर हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको बातें समझ में आ चुकी है। अब ठीक है, आपको जवाब देना है। अगर तुम समझ गए हो तो ये लो, इस क्वेश्चन का तुम जवाब दो। बेटा ये ऐसी चीज़ है ना कि अगर तुम इसको समझ लिए ना गहराई से, ये दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा बिल्कुल बनाने में, और वो ऑब्जेक्टिव आपका बहुत टाइम बचा देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच को जान रखा है और इसको तुम वहाँ अप्लाई करोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब मैंने क्या किया ना बेटा कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दिया कि ये दे दिया मैंने कि ये 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर देने के बाद में, नहीं 10 सेंटीमीटर मैं नहीं देता हूँ यहाँ पे मान लो कि मैंने दे दिया बेटा 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम्हें बताना है और तुम्हें ये बताना है। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये आपका 30 डिग्री है और ये वैल्यू नहीं दिया हुआ, बस एक एंगल और एक साइड दिया हुआ। अब तुम्हें बताना है क्या करेंगे, तो तुम कहोगे सर ये जो हाइपोटेनस है वो दुगुना होता है। किसका दुगुना होता है? तो छोटे वाले का। इसका मतलब कि जो 30 के सामने छोटा वाला है इसका आधा होगा। अरे आधा होगा ना, क्यों? क्योंकि छोटे वाले का दुगुना तो उसका ये आधा हो जाएगा। जब आधा होगा तो 50 का आधा 25 होता है, यानी 50 का हाफ 25 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 25 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे ये मेरे को निकालनी है, तो ये कितनी होगी? तो ये छोटे वाले से ये बड़ा वाला साइड है। क्यों? क्योंकि 30 के सामने छोटा होता है, तो जो 30 के बगल में ये बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 बनेगा, 60 के सामने बड़ा वाला साइड होगा। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 25 √3 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था कि ये दिया था तो तुम ये बता दिए ये दोनों, और यहाँ पे ये दिया हुआ था तो ये दोनों आपने बता दिया। बट एक क्वेश्चन हम आपको और करवाना चाहेंगे ताकि आपकी और क्लैरिटी बढ़े। उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस देते चलेंगे, आप उस पर प्रैक्टिस कर लोगे, फिर मज़ा आ जाएगा। देखो हम इसको पहले बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि ये 2 थ्योरी है आपकी, और इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है ना कि फटाफट से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जब इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करोगे तो फिर बाद में जब रिवाइज करोगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, ये आप भूलोगे नहीं। हालांकि हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी दे दिया करते हैं, आप जाकर के चेक करना ज़रूर मिलेगा। अब क्या है ना कि यहाँ पे देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ एक क्वेश्चन है और उसमें इस तरीके से वैल्यू लिखा हुआ है कि यहाँ पे 60 डिग्री है और ये दे दिया है बेटा आपका मैं ले लेता हूँ इसको 40, ठीक है। अब 40 यूनिट्स है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। अब आपको बताना है कि ये हाइपोटेनस क्या होगी और ये इसकी परपेंडिकुलर क्या होगी। अब तुम कहोगे सर देखिए ये 60 के सामने ये बड़ा वाला साइड होगा, बट ये तो दिखने में छोटा लग रहा है। तो तुम्हें फिगर से नहीं जाना है, वैल्यू को देख कर करके आगे बढ़ना है कि ये वैल्यू जो है वो आपको 60 है, तो 60 के सामने ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा वाला साइड है। अब वो उसकी लेंथ छोटी है या बड़ी है, ये इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पे देखो तुम्हें ये पता चला कि 60 के सामने ये बड़ी वाली साइड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटी वाली साइड होगी। तो अब छोटी वाली साइड से हमें बड़े वाले में कन्वर्ट करना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे मल्टीप्लाई करोगे बेटा तब तो होगा। और ये हाइपोटेनस जो है वो छोटे का दुगुना होता है, तो ये 40 का दुगुना कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू नहीं। अब मान लेते हैं कि मैं इसको, अब मैं एक और ले लेता हूँ। चलो अब मैं क्या किया ना कि यहाँ पे मैंने 60 की जगह अब बेटा 30 डिग्री बनाया। 30 डिग्री बनाने के बाद अब यहाँ पे मैंने 40 दिया। अब क्या करोगे? अब सोचो तो देखो 30 के सामने ये छोटा वाला, ओए यहाँ तो बड़ा वाला वैल्यू दिया है सर। जब ये 40 बड़ा वाला वैल्यू है, इसे हमें छोटा करना है क्योंकि 30 के सामने छोटी वैल्यू होगी। तो छोटा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? √3 से मल्टीप्लाई। अरे ना √3 से डिवाइड दे दो। तो √3 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 में √3 से डिवाइड देने पे बेटा यहाँ पे √3 से डिवाइड दे दो तो 40/√3 हो जाएगा। अब रही बात कि ये हाइपोटेनस
की वैल्यू क्या होगी, तो हाइपोटेनस की वैल्यू सर वही होगी जो छोटे वाले की वैल्यू है उसकी दुगुनी कर देंगे। तो छोटी वाली 40 है तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली 80 आने वाला है। तो ओवरऑल फाइनली इतनी सारी कंक्लूजन के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम उसको 2 से 3 सेकेंड में बना लेंगे। अब देखो हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं। तो आपने पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जो जो चीज़ थ्योरी थी वो आपने समझ लिया। अब हमें क्वेश्चन को करने की अब टाइम आ चुकी है। अब हम लोग वही 2 से 3 सेकंड वाली चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम एक ऐसा फिगर देख रहे हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ करके ये फिगर बनाया गया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिए होंगे, आप क्या करना है फटाफट से फिगर बना लेना और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेना। अब तुम क्या देखोगे कि मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो h जो निकालनी है वो 60 के सामने ये बड़ा वाला है, तो 60 के बगल में ये छोटा वाला होगा और छोटे को बड़े वाले में कन्वर्ट करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे बेटा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 60 के सामने जो बड़ा वाला है वो 25 में मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो यहाँ 25 √3 मीटर एग्जैक्ट, बस आंसर आ गया। आपको यहाँ पे tan 60 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो तुम क्या करते बेटा, यहाँ पर ऐसे कर करके लगाते कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P/B यानी कि h/25 करते। फिर क्या करते कि tan 60 की जगह तुम लिखते कि √3 इज इक्वल्स टू h/25 लिखते, फिर जाकर के h इज इक्वल्स टू 25 √3 निकाल रहे होते। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें करने की, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब जो चीजें हैं इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सीख लिए, बस अप्लाई करो। देखो ठीक उसी तरीके से उसमें भी बहुत जल्दी निकालने वाले हैं। अब 30 के सामने h, अच्छा ये छोटा वाला है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि छोटे वाले का ही तो दुगुना हाइपोटेनस होता है, छोटे वाले का दुगुना हाइपोटेनस होता है, यानी कि इसका ये आधा हो जाएगा। तो जब आप इसका आधा करोगे तो 82.5 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 165 का आधा करने पे इतना ही तो आएगा, हाँ बिल्कुल इतना ही आएगा, तो 82.5 मीटर आ गया। देखो कितना आसानी से बन गया। अच्छा चलो अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें क्या है ना कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 के सामने वाला ये वाला बड़ा है तो ये वाला आपका छोटा हो जाएगा, और छोटे का ही दुगुना होता है, यानी अब क्या करने वाले हो कि इसका आधा करने वाले हो, तो इसका आधा करोगे तो 7.5 मीटर हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। ये तो थे आपके सिंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने तो। अगर सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना बना, वहां क्या है डबल राइट एंगल ट्रायंगल, सर उसमें क्या करेंगे, तो उसमें भी बिल्कुल यही काम करने वाले हैं। आपका अगर फिगर वैसा बनता है, उस तरीके की आपकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, तो इसको करना बेहद आसान है, वो भी किससे, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। देखो कैसे करोगे, क्या करना है ना कि तुम्हें कि हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, ये मुझे नहीं पता है बट ये हमें पता है। तो देखो एक साइड और एक एंगल पता है तो सब कुछ पता हो जाएगा। तुम्हें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है जिसमें एक एंगल 45 है, वाह एक एंगल 45 है, इसका मतलब कि वो आइसोसेलेस बन रहा होगा, तो आइसोसेलेस में जितना ये है उतना ही ये होगा, यानी ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। मैंने बताया था ना कि ये 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट, और ये उसकी दुगुनी हो जाती है, सॉरी √2 टाइम्स होती है, ना कि 2 टाइम्स होती है। तो ये 50 है बेटा, तो ये भी आपका कितना आ गया, 50 आ गया। बस आपने tan में लगाया नहीं तो तुम क्या करते इसमें लगाते tan 45 ऐसे लिखते, बड़ी सुंदर सा ऐसा करके लिखते tan 45 इज इक्वल टू P/B, तो ये P है 50। अब बेस में तुम इसको कुछ मान लेते, मान लो कि y मान लिया आपने, तो वहां पे y लिखते, tan 45 की जगह 1 लिखते तो 50/y लिखते, फिर y इज इक्वल टू 50 लिखते। बेटा ऑब्जेक्टिव में इतना सारा करने का मेरे पास टाइम कहाँ है। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि आप सारा एग्जाम दे लेना, या फिर आप फर्स्ट टर्म में एग्जाम दिए हो, आप देखना सबसे टाइम की जो कमी महसूस होती है ना, वो मैथ वाले ही एग्जाम में होती है। तुम देखना कैसे कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चलता, अचानक से हम उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं और हमारी टाइम पास हो जाती है। तो आपको आना चाहिए शॉर्टकट तरीका, वो कौन, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। अच्छा सुनो, जब आपने इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपने 50 निकाल लिया, अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में कैसे करोगे, ये 30 है तो 30 के सामने ये छोटा होगा, यानी ये छोटा है तो ये पूरा का पूरा बड़ा होगा। बड़ा वाला कैसे आएगा, तो छोटे वाले में √3 मल्टीप्लाई करने पे, तो ये जो छोटा वाला है 50, इसमें अगर हम √3 मल्टीप्लाई कर दिए तो एग्जैक्टली बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बड़ा वाला, तो 50 + x हो जाएगा। डायरेक्टली आप इक्वेशन पे पहुंच गए बेटा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो 50 √3 अब माइनस में क्या कर लोगे 50 कर लोगे, एग्जैक्टली x आ जाएगा। अब यहाँ से तुम 50 कॉमन लोगे, √3 - 1 करोगे,
हाँ हाँ बिल्कुल, और उसके बाद x की वैल्यू निकालोगे, फिर तुम यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, फिर तुम्हारी x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये कितना आसान रहा ऑब्जेक्टिव आपको बनाना। तो इसी तरीके से चाहे कोई भी हो, हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे अलग अलग जो इक्वेशन बनता है, अरे क्या करते हैं कि अगर डबल डबल राइट एंगल ट्रायंगल बना, उसको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हमने बताया। हमने ये बताया कि जो दोनों, एक छोटे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे और एक बड़े राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, आप उस दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लो। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लॉन्ग प्रोसेस से करते थे ना, यहाँ शॉर्ट प्रोसेस करने का जो हमने पहले तरीका बताया, उस तरीके से आप अप्लाई करो। छोटा से एक इक्वेशन बन के आ जाएगा जहाँ पे डायरेक्टली 50 निकल के आ गया, बड़े वाले से दूसरा इक्वेशन बन करके आ जाएगा, बस दोनों इक्वेशन पे तुम डायरेक्ट पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैंने यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर करके बताया है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप क्या करें ना कि जितने भी क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज से किया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से किया है, उसको जा कर करके देखो क्या हर एक में ऑब्जेक्टिव अप्रोच लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल लगेगा अगर अच्छे से लगाओगे, समझ गए होगे तो। अब रही बात कि अगर आपके पास हेल्प बुक भी है तो उसमें भी जो एग्जाम्पल्स होते हैं उस एग्जाम्पल से तुम देख कर करके वहाँ पे ट्राई करके देखो कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव में क्या क्लैरिटी है। इन सारी चीज़ों के बाद आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की ये क्लास, ये लेक्चर आपका आखिरी था। अब इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस की कोई लेक्चर नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं कराएंगे, तो मैं क्यों कराऊं सॉल्व। बेटा आपको मैंने पूरी की पूरी थ्योरी बता दिया, अब इतना जानने के बाद तुम खुद से एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना, तुम हेल्प बुक से सॉल्व करो ना। अगर तुम्हें करना है तो वो भी चीज़ मैं ही करूँ, ये भी मैं ही करूँ, तो फिर क्या होगा ना कि वो भी चीज़ मैं करके, ये भी चीज़ मैं कर करके मैं और ज़्यादा सीख गया और तुम कुछ सीखे ही नहीं सीखे। तो आपको करना ना, आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप जा कर करके वहाँ से बनाइए, आप उसके सॉल्यूशन को देखिए। अगर उसका आंसर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो उसको आप सर्च कर करके क्रोम वगैरह से जहाँ भी से सॉल्यूशन निकाल करके करो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक नया सा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, और वो नया सा चैप्टर कौन होगा, तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सेकेंड टर्म का एक चैप्टर है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। इसीलिए लगे रहो पूरी मेहनत पूरी हिम्मत से, और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, ओके, बाय।